कभी आपने सोचा है एक मोबाइल फोन कितना बड़ा तूफान ला सकता है? एक हैशटैग में कितनी ताकत होती है और एक ट्वीट कैसे पूरी सल्तनत हिला सकता है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया का मिजाज कैसे बदल रहा है, बिलखुसूस हमारे खित्ते का। ये मुश्तइल हजूम जिसे आप देख रहे हैं, ये तबका बड़ी उम्र के लोगों का नहीं बल्कि 12 से 28 साल वालों का है। ये वो नौजवान हैं जिन्हें डिजिटल वॉरियर्स कहा जाता है, लेकिन इस बार इन वॉरियर्स ने घरों पर नहीं सड़कों पर मोर्चा संभाला। ये एशिया के जेन जी हैं। आखिर क्या वजह है जो ये जेन जी मकाम बदल बदल कर जाहिर हो रही है, इनकलाब ला रही है? कभी नेपाल, कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका तो कभी फिलिपाइन। इतने सारे मुल्कों में जेन जी का एक जैसा बिहेवियर क्यों है और नताइज भी एक ही जैसे? आज की बिप्ता में इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। इस एहतजाज के मकामात भले ही अलग अलग हैं, लेकिन वजह सिर्फ एक, करप्शन। तो कहानी का आगाज करते हैं नेपाल से। 29 मिलियन से जायद की आबादी वाला मुल्क नेपाल, जो आलमी दर्जा बंदी पर तकरीबन 135 नंबर पर है। इसके 84% अवाम नेपाल हुकूमत को करप्ट समझते हैं, हुकूमत से लेकर अदालतों तक। जब इंसानियत बची और ना ही इंसाफ, तो फिर नेपालियों में आग भड़क उठी, ऐसी आग जिसने हुक्मरानों के घर तक जला डाले। व्यूअर्स, पहले ये जान लेते हैं कि जेन जी का मतलब क्या है। जेन जी मतलब जनरेशन जेड। ये 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाली नस्ल है, या यूं कहिए कि ये नस्ल डिजिटल दौर में पैदा हुई और 2025 में इनकी उम्र 13 से 28 साल हो गई। इनकी खासियत ये है कि ये नस्ल सवाल करती है, अपने हक के लिए बिला खौफ व खतर आवाज उठाती है। नेपाल की जेन जी ने भी ऐसा ही किया, करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और इनकलाब बर्पा कर दिया। ये कहानी शुरू होती है 20 सितंबर 2015 से। नए आइन का निफाज हो रहा था, नेपाल की तारीख बदल रही थी, बादशाहत की जगह जमहूरियत ले रही थी। नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन रहा था, मुल्क 7 रियासतों में तकसीम हो रहा था। लेकिन मुखालिफ गिरोह मधेशी, थारू और दीगर अकलियतें खिलाफ हो गई। इनके बकौल इन्हें बराबरी की नुमाइंदगी और शहरियत का हक नहीं दिया गया। दंगे शुरू हो गए और फसादात के दौरान दर्जनों अफराद मारे गए। व्यूअर्स, ये नुक्ता बहुत आम है। आइन का निफाज सियासी अमल को शफाफ बनाने के लिए था, सूबों को मुनसिफाना इख्तियारात की तकसीम के लिए था, तालीम, सेहत, इंसाफ और हाँ, आज़ादी इजहार राय को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था। लेकिन कुछ ना बदला। सियासत और सियासतदान बद से बदतर होते चले गए। यूँ समझिए कि बादशाह बनने वाले इक़्तिदार में आकर खुद बादशाह बन बैठे। जिसका जहां दाव चला वहां से माल बनाया। देव कुमार नेपाली, राजकुमार गुप्ता, केपी शर्मा ओली, दिलदार शर्मा, मिधाव कुमार नेपाल और इन जैसे कई नामों ने सरकारी जमीनें बेच डाली। अमीर अमीर तरीन और गरीब गरीब तर होने लगा। अवाम में मायूसी इतनी फैली कि खुदकुशियां होने लगी। 2015 से 2016 तक 4,680 अफराद ने खुदकुशियां की। इसके अगले साल ये तादाद 5,124 हो गई। इसके बाद 5,317, फिर 7,117। वक्त के साथ ये फिगर बढ़ता चला गया और 2025 शुरू हो गया। करप्ट हुक्मरानों पर कई केसेस चले, लेकिन अदालतें जो पहले से ही बिकी हुई थीं, करप्ट हुक्मरानों को क्लीन चिट थमाती गईं। नौजवानों के पास आवाज उठाने का वाहिद रास्ता सोशल मीडिया था। हुकूमत के खिलाफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक महाज खड़ा हो गया। हुकूमत ने फैसला किया कि सोशल मीडिया को रजिस्टर्ड किया जाए, यानी दूसरे लफ्जों में लगाम डाली जाए। 3 सितंबर 2025 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख मुकर्रर हुई और ठीक रात 12 बजे यानी 4 सितंबर 2025 के रोज अचानक सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद कर दी गईं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लगभग 26 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया। ये सब नेपाली वजीर मवासलात के हुक्म पर हो रहा था। बस यही पाबंदी करप्ट हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई और जो आग सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक महदूद थी, अब वो सड़कों, गली मोहल्लों से होती हुई अहले इक़्तिदार तक आन पहुंची।
व्यूअर्स, ये आग महज सोशल मीडिया की बंदिश की नहीं थी। इस बंदिश ने तो सिर्फ जलती पर तेल का काम किया था। असल वजह तो बरसों पुराना करप्शन ज़दा माहौल था, जिसका शिकार जेन ज़ी अब बेकाबू हो चुके थे। हुक्मरानों की अयाशी और अवामी गुर्बत की शरह दोनों का ही ग्राफ आसमान पर जा रहा था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मजीद राज खोल रही थी। करप्शन परसेप्शन में नेपाल 135वें नंबर पर था। हर सियासतदान का कच्चा चट्टा खुल रहा था। इजहार राय पर पाबंदी ने जेन ज़ी को आतिशफशां बना दिया था। ये एहतजाज शुरू तो एक पुरअमन अंदाज से हुआ, जो सिर्फ चंद एक मकामात तक महदूद था, लेकिन इसे पुरतशद्दुद एक हादसे ने बनाया। 6 सितंबर 2025 को होने वाला हादसा। सुबह 7:15 पर ललितपुर शहर में एक स्कूल के करीब हादसा होता है। एक गाड़ी में कोशी सूबे का वजीर मंसूबा बंदी सफर कर रहा था। करीब मौजूद 11 साल की अर्शा को गाड़ी ने टक्कर मार दी। बच्ची शदीद जख्मी हो गई, जिसे ICU मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन ना वजीर की गाड़ी रुकी, ना ही बच्ची की किसी ने मदद की, जिस पर आवाम आग बगोला हो गए और एहतजाज में शिद्दत आ गई। इस हादसे को वजीर आजम KP शर्मा ओली ने मामूली करार दिया। इसे गैर संजीदा और सियासी खेल तक कह डाला। इस बयान ने जेन ज़ी को मजीद भड़का दिया। सोशल मीडिया की बंदिश के बावजूद VPN का इस्तेमाल किया गया, एहतजाज को मुनज़्ज़म किया गया, लाइव अपडेट्स दी और आलमी तवज्जो समेटी। हैशटैग्स और वीडियोस का असर दुनिया ने देखा। बदउनवानी के खिलाफ तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा। मुजाहिरे काठमांडू से शुरू हुए और पूरे नेपाल में फैल गए। अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी का नहीं था, अब मिशन करप्ट निजाम से मुस्तकिल छुटकारे का था। मराहत याफ्ता सियासतदान और अशराफिया के बच्चों के खिलाफ सब उठ खड़े हुए। ना पार्लियामेंट बची, ना सरकारी दफातर। आला रहनुमाओं के घर भी जला दिए गए। सदर रामचंद्र पौडेल और साबिक वजीर आजम शेर बहादुर दयोबा के आशियानों से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। वजीर मवासलात पृथ्वी सबा ग्रोविंग का घर भी जद में आया। वजीर खजाना विष्णु पौडेल और साबिक वजीर दाखिला रमेश लेखाक पर तशद्दुद किया और उनके घर और गाड़ियां सब जला डाली। साबिक वजीर आजम जिला नॉर्थ कनाल की अहलिया आग से झुलस गई, जो बाद में अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन झड़पों में 20 से ज्यादा अफराद मारे गए। वजीर आजम ओली जो मुजाहिरों को गुंडागर्दी करार दे रहे थे, इस कदर दबाव में आ गए कि 8 सितंबर को सोशल मीडिया से पाबंदी हटा दी। मुजाहिरों का सिलसिला यहाँ थमा नहीं। करप्ट हुक्मरानों का खात्मा और नए इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। तारीख में पहली बार हुआ है कि 13 से 28 साल के नौजवान हावी हुए हों। जेन ज़ी ने नेपाल का नक्शा और हुकूमत का तख्ता पलट कर रख दिया। यह एहतजाज नेपाल की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। नेपाल में बगावत की ये चिंगारी कोई नई नहीं थी। दरअसल ये शोला बांग्लादेश से होता हुआ नेपाल पहुंचा था। बांग्लादेश के करप्ट हुक्मरानों से आवाम पहले से ही परेशान थे, लेकिन जुलाई 2024 में हुकूमत ने एक कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। ये जुलाई 2024 था और हुकूमत शेख हसीना वाजिद की थी। हुकूमत ने सरकारी नौकरियों पर 56% कोटा बहाल कर दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि नौकरियां अंधाधुंध तकसीम हुई, लेकिन मेरिट पर नहीं, हुकूमती अरकान के रिश्तेदारों में। हसीना वाजिद, जिन पर पहले ही भारतीय सरपरस्ती और करप्शन का इल्जाम था, अब बांग्लादेश के नौजवानों के लिए ये सबसे बड़ी दुश्मन तस्वर की जाने लगी। यहाँ भी बांग्लादेशी जेन ज़ी ने फ्रंट लाइन आर्मी का किरदार अदा किया। जनवरी 2025 शुरू हो गया। ढाका और चिटागोंग की यूनिवर्सिटीज के तलबा बाहर निकल आए, हाथों में सेव आवर फ्यूचर के बैनर्स उठाए, पुरअमन अंदाज से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे। लेकिन यहाँ भी हुकूमत ने वही हथकंडा अपनाया जो बाद अज़ां नेपाल में अपनाया गया था। पुरअमन मुजाहिरों पर सिक्योरिटी एहलकारों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस पुरतशद्दुद इक़दाम से सैकड़ों अफराद हलाक हो गए और जो मुजाहिरीन पुरअमन थे, अब उन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का रूप धार लिया। मुजाहिरे फैलते चले गए। जेन ज़ी का एहतजाज पूरे बांग्लादेश में फैल गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग बांग्लादेश रिवॉल्ट ट्रेंड करने लगा। अब सड़कों पर बड़े मुजाहिरों की क़यादत जेन ज़ी के हाथों में आ गई। मार्च 2025 में मुजाहिरों की शिद्दत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बेकाबू जेन ज़ी को देखते हुए ऑपोजिशन जमातें भी साथ मिल गईं। ढाका में हजारों का मजमा आम लाखों में तब्दील हो चुका था। बांग्लादेश के बेबाक जेन ज़ी में एक तालिब इल्म और भी था, अबू सईद। ये नौजवान इनकलाबी तहरीक का चेहरा बनकर उभरा। इसके निडर अंदाज ने नौजवान तलबा का जोश आसमान पर पहुंचा दिया।
আমি এখানে ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট 12 স্টুডেंट। 16 जुलाई 2024 का रोज था। बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज जारी था। अबू सईद भी इस एहतजाज में शरीक था, या यूं कहिए कि वो अकेला ही सब पर भारी था। इस दौरान पुलिस और तलबा आमने सामने आ गए। इसने बाजू फैलाए और सीना तान कर कहा, शूट मी। पुलिस ने भी एक लम्हा न लगाया, तालिबे इल्म पर सीधा गोली चला दी। वो शदीद जख्मी हालत में भी अकेला डटा रहा, लेकिन खून बहुत बह चुका था और अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही जिंदगी हार गया। रंगपुर का अबू सईद इंग्लिश डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। घर का सबसे छोटा, लेकिन जिम्मेदारियों में बड़ा था। शदीद माशी मुश्किलात के बायस तालीमी खर्च खुद उठा रहा था। अबू सईद की इस वीडियो ने जलती पर तेल का काम किया और आग पूरे बांग्लादेश में फैल गई। अप्रैल से मई 2025 तक पुलिस के साथ शदीद झड़पें हुई, लेकिन एहतजाजी नौजवानों का जोश खत्म ना हो सका। हत्ता के जेन जी ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सूरत हाल देखकर फौज ने घुटने टेक दिए। फौजी कयादत ने यहाँ अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए गैर जानिबदारी का ऐलान किया और हुकूमत को सियासी हल निकालने का मशवरा दिया। जेन जी ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। दबाव इतना बढ़ा कि हसीना वाजिद की जमात के कई अरकान मुस्ताफी हो गए। ये 15 जून 2025 था। फौजी कयादत ने हसीना वाजिद को मशवरा दिया, अगर आफियत चाहती हैं तो पुरअमन तौर पर इस्तीफा दे दें। रात हो गई, लेकिन हसीना वाजिद ने कोई फैसला नहीं किया। उसी रात हजारों मुजाहिरीन वजीर आजम हाउस के सामने जमा हो गए। अगले ही रोज यानी 16 जून को हसीना वाजिद का इस्तीफा आ गया। उन्होंने बज़ाहिर इलाज के लिए बैरूने मुल्क जाने का ऐलान किया, लेकिन दर हकीकत ये एक सियासी इनखला था और वही हुआ, यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हसीना वाजिद फौज के हिफाजती स्क्वाड में ढाका पहुंची, फिर वहां से भारत और इसके बाद बरतानिया मुंतकिल हो गई। हसीना वाजिद अपने साथियों और हुकूमती रहनुमाओं को फंसा कर चली गई। इनकी जमात अवामी लीग के कई रहनुमा मुकदमात में फंस गए। अवामी लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेश में एक अबूरी अवामी काउंसिल का कयाम हुआ। अबूरी हुकूमत ने ऑपरेशन डेविल हंट जैसी मुहिमात चलाई। अवामी लीग के बहुत से कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के जेनजी करप्शन के लिए खौफ बनकर उभरे थे। वहाँ की अस्करी और सियासी क़यादत पर एहतसाब का पंजा कस दिया गया। ये जेनजी सिर्फ बांग्लादेश तक ही महदूद नहीं थे। खित्ते में इनकलाब की कहानी नई नहीं थी। इससे पहले श्रीलंका में ऐसा ही इनकलाब कुछ ही अरसे पहले बर्पा किया जा चुका था। श्रीलंकन जेनजी का ये गमो गुस्सा भी नया नहीं था। ये बगावत अवामी तहरीक, फौजी दबाव और सियासी इंतशार का मजमुआ थी। यूं तो श्रीलंका में करप्शन की दास्तान 70 की दहाई से है, लेकिन हम शुरू करते हैं 2005 से। ये राजा पक्षा का दौर था। उन्होंने चंद्रिका कुमार तंगा का तख्ता उलटकर बतौर सदर अपनी हुक्मरानी कायम की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राजा पक्षा है कौन। राजा पक्षा श्रीलंका के एक ताकतवर सियासी खानदान का नाम है। राजा पक्षा फैमिली ने दहाइयों तक मुल्क की हुकूमत पर गहरा असर रखा। ये खानदान सदर, वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर खजाना के ओहदों पर फाइज रहा। इसी खानदान में एक नाम है महिंदा राजा पक्षा। ये 2005 से 2015 तक श्रीलंका के सदर रहे, जबकि 2019 से 2022 तक बतौर वजीर आजम काम किया। जितनी तवील इनकी हुक्मरानी है, उतनी ही तवील इन पर इल्जामात की फहरिस्त है। 2004 में सुनामी मुतासिरीन के लिए मिलने वाली आलमी इमदाद हड़प कर गए। 2015 में श्रीलंकन एयरलाइन के असासों का गलत इस्तेमाल किया गया। कौमी एयरलाइन के सिक्योरिटी एहलकारों और गाड़ियों को सदारती मुहिम में इस्तेमाल किया। सदारती मुहिम के लिए फौजी तैयारे इस्तेमाल किए गए, जिस पर अवामी खजाने से भारी रकम खर्च की गई। सेंट्रल बैंक के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद हुआ। 5.3 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर भेजा गया। सरकारी प्रोजेक्ट्स, रोड्स, तामीरात का पैसा अपनी जेबों में डाला। कौमी कर्ज 3 गुना बढ़ा दिया, जो माशी बहरान का सबब बना। इस पूरे खानदान ने बैरूने मुल्क 18 बिलियन डॉलर के असासे बना लिए। अपनी दूसरी मुद्दत में यानी बतौर वजीर आजम इनके हाथ रुके नहीं। 2019 से 22 के दौरान भी इन पर करप्शन के बेशतर इल्जामात लगे। माशी बदहाली, करप्शन दर करप्शन, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से श्रीलंकन अवाम में बगावत का लावा फट गया। महिंदा पक्षा राजा के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते ये एहतजाज बगावत में तब्दील हो गया। इस बगावत को अरागालिया का नाम दिया गया।
जिसे लीड जेन जी कर रहे थे। गोल्फेस ग्रीन पर गोटा गो गामा नामी एक कैंप कायम किया गया, जहां हजारों लोग खेमे लगाकर बैठ गए। महिंद्रा के सरकारी दफ्तर टेम्पल ट्रेस पर कैंप लगाए गए। इनकी रिहाइशगाह को घेरा गया। न राजापक्षा घर से निकल पा रहे थे, न ही कोई घर दाखिल हो पा रहा था। 28 अप्रैल 2022 को 1000 से ज्यादा मुजाहिरीन पहुंचे। हड़ताल कर दी गई, सड़कें ब्लॉक हो गईं, बैंक, स्कूल्स, दफातर, रेलवे लाइन सब कुछ बंद कर दिया गया। उस वक्त वहाँ एक हैशटैग शुरू हुआ। वो हैशटैग था गो होम गोटा। यहाँ सवाल पैदा होता है कि वजीर आजम राजापक्षा थे, तो हैशटैग गोटा गो का कैसे चल पड़ा? गोटाबाया महिंदा राजापक्षा के भाई हैं, और जब महिंदा वजीर आजम बने तो गोटा सदर मुंतखब हुए। गोटाबाया एक साबिक फौजी थे और फिर वजीर दिफा बने। इसके बाद 2022 में श्रीलंकन सदर मुंतखब हुए। गोटाबाया की गलत माशी पॉलिसियों ने श्रीलंकन मईशत तबाह कर डाली। डॉलर की कमी, इंपोर्ट्स पर पाबंदी, खुराक की किल्लत ने जिंदगी अजीरन कर दी। इस मिली भगत वाली करप्ट हुकूमत के खिलाफ श्रीलंकन अवाम भड़क उठे। इस करप्ट खानदान के खिलाफ जब मुजाहिरे तेज हुए तो पक्षा खानदान के हामियों ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। शेलिंग हुई, फोर्सेस के साथ झड़पें हुई, हलाकतें हुई, लेकिन अवाम टस से मस ना हुए। इस जुल्म के खिलाफ जेन जी तूफान बनकर उभरे। आउट ऑफ कंट्रोल होती सूरत हाल देखकर गोटा ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन ये रुकावट नौजवानों का हथियार बन गई। नौजवानों का सुनामी सब कुछ तबाह करता चला गया। सियासतदानों के घर, गाड़ियां, दफातर सबको आग लगा दी। अवामी इनकलाब ने महिंदा को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। मई में महिंद्रा और जुलाई में गोटाबाया ओहदों से फारिग हुए। रहा राजापक्षा खानदान, तो इस कबीले के दीगर अराकीन घर बार छोड़कर फरार हो गए। इस इनकलाब में जेन जी की डिजिटल मुहिम सबसे नुमाया रही। सोशल मीडिया पर श्रीलंका मूवमेंट ने एक हथियार का किरदार अदा किया। हैशटैग्स, ट्वीट्स, वीलॉग्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक्स ने तख्त उलट कर रख दिया। 2022 से 2025 तक कुछ अलग ही हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये साल जेन जी का साल है। ये पहली बार था जब नौजवान खुलकर आवाज उठा रहे थे। फिलिपाइन में भी एक डिजिटल रेवोल्यूशन की तहरीक सर उठा रही थी। इसे जेन जी अपराइजिंग 2025 का नाम दिया जा रहा था। ये पुरअमन एहतजाज था जो बगावत की शक्ल इख्तियार कर रहा था। ये जनवरी 2025 के मनाजिर हैं और ये नौजवान मनीला, सीबू और देवाओ की यूनिवर्सिटियों के हैं। तलबा ने रिक्लेम आवर फ्यूचर की हैशटैग के साथ एहतजाज शुरू किया। जेन जी का सबसे बड़ा नारा था वी आरंट द फ्यूचर, वी आर द प्रेजेंट। दरअसल फिलिपाइन में भी हुकूमती ब्लंडर्स ही उनके गले में अटके। एहतजाज और बगावत की वजह बना ईंधन की कीमतों में इजाफा। 2024 के आखिर में ईंधन की कीमत अचानक बढ़ा दी गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जेन जी ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली, तो यहाँ भी हुकूमत ने सोशल मीडिया को लगाम डालने की कोशिश की। लाखों नौजवान सड़कों पर आ गए। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और तलबा सरे फहरिस्त थे। मनीला के रजाल पार्क और यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलिपाइन में धरने दिए गए। हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की, मगर एहतजाज मजीद फैल गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बगावत का सबसे मौसर हथियार बना। ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई। एहतजाज को आलमी सतह पर फैलाया गया। यहाँ तक कि पुलिस भी मुजाहिरीन के साथ शामिल हो गई। फौज और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। अवामी दबाव बढ़ने पर हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी, मगर दबाव ने इश्ताल का बहाव मजीद तेज कर दिया। अप्रैल 2025 फिलिपाइन की हुकूमत के जवाल का महीना साबित हुआ। 14 अप्रैल 2025 तकरीबन 2 मिलियन अफराद मनीला में जमा हुए। उसी रात मुक्तदर हलकों को अपना इक़्तिदार समेटना पड़ा। पूरी काबीना मुस्ताफी हो गई, जिसके बाद फौज और सिविल रहनुमाओं ने एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी, जिसे नौजवान काउंसिल का नाम दिया गया। फिलिपाइन के जेन जी ने बरसों पुराने करप्ट इक़्तिदार की धज्जियां बिखेरी और इसमें सबसे अहम किरदार सोशल मीडिया ने अदा किया। लेकिन यहाँ याद रहे कि इस बगावत की इब्तिदा इंडोनेशिया से हुई थी। 2022 करप्ट हुक्मरानों के इक़्तिदार का आखिरी साल रहा। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में एक क्रिमिनल कोड मंजूर होता है। एक ऐसा कानून पास होता है जो हुकूमत के लिए चिंगारी का किरदार अदा करता है। ये कानून क्या था? इस कानून के तहत हुकूमत के खिलाफ तनकीद पर सजा करार दी गई। सदर के खिलाफ बयानबाजी पर सजा मुकर्रर कर दी गई। मजहबी मामलात में कवानीन सख्त कर दिए गए।
और सबसे अहम बात, इंडोनेशियन करप्शन कमीशन को महदूद कर दिया गया। इस कानून ने इंडोनेशियन जेन जी का पारा हाई कर दिया। नौजवानों ने हुकूमत मुखालिफ डिजिटल तहरीक शुरू की। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर तूफान मच गया। हर शहर में बैनर्स और हाथों में मोबाइल फोन्स थे। सब कुछ एक नए अहद के एहतजाज का मंजर पेश कर रहा था। पहली बार इंडोनेशिया ये मंजर देख रहा था कि डिजिटल नस्ल सियासी निज़ाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नौजवान सिर्फ एक कानून पास होने पर मुश्तइल हुए? हरगिज़ नहीं। जेन ज़ी में ये आग सदियों पुरानी थी। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ 1998 से शुरू करते हैं, जब पहली बार करप्ट इंडोनेशियन हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकले। उस वक्त सहार्तो इंडोनेशिया के सदर थे। उनके खिलाफ भी करप्शन की एक पूरी फहरिस्त थी। अवाम ने सहार्तों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, जिसके बाद सहार्तों को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। 2024 तक जो कोई इंडोनेशिया के सदारती महल में बराजमान रहे, इक़्तिदार के आखिरी दिनों में उन पर करप्शन के बेतहाशा इल्जामात लगे। नेपोटिज्म और जमहूरियत की खिलाफ वर्जियों में इनका नाम शामिल हुआ। इंडोनेशियन अवाम इनसे भी मायूस हो गए। भरपूर एहतजाज हुए, हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे किए गए। 2025 में हुक्मरानों को मिलने वाली मुराद ने जलती पर तेल का काम किया और सोशल मीडिया ने आग को पूरे इंडोनेशिया में फैला दिया। हवास बाख्ता हुकूमत ने वही गलती की जो हर बेबस हुकूमत करती है। सोशल मीडिया पर फौरी तौर पर जुज़वी पाबंदी लगा दी। हुकूमत का ये इकदाम उठाया जाना था कि डिजिटल वॉरियर्स सड़कों पर आ गए। यहाँ से शुरू हुआ डार्क इंडोनेशिया तहरीक का आगाज। सबसे पहले सड़कों पर यूनिवर्सिटी के तलबा निकले, फिर वीलॉगर्स, एक एक करके जेन ज़ी आग उगलने लगे। नौजवान हुकूमत की बजट कटौतियों, तालीम और सेहत के शोबों के फंड्स में कमी, सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कई करप्ट इक़दामात के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। अवाम को यरगमाल बनाने वाले बदउन्वान सियासतदान अब खुद यरगमाल थे। मुख्तलिफ तहरीकें जन्म लेने लगी। फौज को अवाम के सामने ला खड़ा किया गया। दोनों में झड़पें हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इंडोनेशियन फौज को भी घुटने टेकने पड़े। इस बगावत का नतीजा ये निकला कि अरकान को मराज वापस लेना पड़ी। सदर बोरोबोव ने फाइनेंस मिनिस्टर समेत 5 वज़रा को ओहदों से हटा दिया। गैर जरूरी बैरूनी दौरे मुअत्तल कर दिए गए। अवामी इस्लाहात के मंसूबों पर काम शुरू हो गया। व्यूअर्स, बज़ाहिर कुछ वक्त ही खामोशी जरूर है, लेकिन ये सिलसिला अब थमता दिखाई नहीं दे रहा। नौजवानों का ये जुनून खित्ते में किसी तूफान का पेश खैमा बन सकता है। बस एक चिंगारी का इंतजार है, एक ऐसी चिंगारी जो पल भर में करप्ट निज़ाम को जलाकर खाक कर सकती है। व्यूअर्स, दुनिया भर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनकलाब आते रहते हैं। कभी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, कभी करप्शन के खिलाफ, कभी रिवायात की पामाली और बेराह रवी के खिलाफ। ऐसा ही इनकलाब ईरान में भी आया था। हमने इस इनकलाब पर एक तफसीली वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।